कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, कल हम लोगों का सूरदास जी का पाठ समाप्त हो गया। वात्सल्य, विनय, भ्रमर गीत के शीर्षकों का जो पद था शीर्षक के अंतर्गत उसको हमने पढ़ा, और जो भी आपका अभ्यास था मैंने 3-4 पदों का आपको प्रश्नोत्तर भी समझाया था। इसके बाद आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ने से पहले, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं गद्य और काव्य दो भेद हैं इसके, तो सबसे पहले हम लोग गद्य की अवधारणा को पढ़ते हैं। तो अवधारणा मतलब कि गद्य का क्या स्वरूप है, गद्य क्यों विकसित हो गया, कैसे आ गया, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको स्पष्ट रूप से भाषा पर अधिकार प्रदान हुआ है प्रकृति के द्वारा। बाकी दूसरे बहुत से पशु पक्षी हैं, लेकिन उनमें एक ही तरह की आवाज़ है, किंतु मनुष्य एक ही बार में कई प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। भाषा का जो अधिकार प्राप्त है, भाषा की जो शक्ति प्राप्त है, वो केवल मनुष्य समुदाय को। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम जिस वाणी का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। तो ये विचार अभिव्यक्ति के दो तरीके हैं हमारे पास। भाषा के द्वारा जो हम विचार अभिव्यक्ति करते हैं उसके दो तरीके हैं, जिसे हम लिख करके जो कर रहे हैं, अपने भाव जो विचार अपने हम लिख कर प्रकट करते हैं, उसके दो तरीके हैं। पहला है गद्य और दूसरा है काव्य। आप लिख सकते हैं कि भाव अभिव्यक्ति के दो साधन। भावों की अभिव्यक्ति के दो माध्यम या दो तरीके हैं। पहला गद्य, दूसरा पद्य। ठीक है, अब हम लोग चूंकि गद्य को पढ़ने चल रहे हैं इसलिए गद्य को पढ़ेंगे, काव्य को भी हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा बस केवल काव्य की भी बात हम लोग सुनते चलेंगे। ध्यान दीजिए, साहित्य हमारा इन्हीं दो रूपों में है, क्योंकि जितने भी विद्वान हुए, जितने भी लोग हैं, सभी अपने मन की बातें कहने के लिए इनमें से किसी एक शैली को जरूर चुनते हैं, चाहे वो गद्य में लिखेंगे चाहे वो काव्य में। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने भाव बोलकर बता रहा हूँ, ऐसे ही जब हम अपने विचारों को, दैनिक क्रियाकलाप के कार्यों को, दैनिक क्रियाकलापों को, अपने निरंतर मन में चलने वाले विचारों को, भावों को साधारण रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो वही गद्य कहलाता है। और जब हम अपने विचारों को कल्पनाओं से जोड़ते हुए, लय के साथ मिलाते हुए, संगीतबद्ध करने के प्रयास में आकर के लिखते हैं, तब वही लयात्मकता के कारण पद्य या काव्य कहलाने लगता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग गद्य की बात करेंगे। गद्य होता क्या है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा गद्य किसे कहते हैं, चाहे प्रश्न लिख लीजिए या हेडिंग डालिए हिंदी गद्य, और लिख सकते हैं कि लय, ताल, छंद और तुक के बंधनों से मुक्त। तुक बंध जो होता है वो क्या है, जैसे आप किसी कविता को पढ़ते हैं तो कविता के लाइनों के अंतिम शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर। तो सागर और उजागर एक जैसे उच्चारण के शब्द हैं, तुकांत कहलाते हैं, जिनका उच्चारण का जो अंतिम पद है वो एक समान हो, अंत का जो शब्द है वो एक जैसा, उसको तुकांत कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि तुकांत के बंधन से गद्य मुक्त होता है। ठीक है, गद्य जो आपका है वो लय, ताल, छंद, राग और तुकांत के बंधन से मुक्त होता है। यह विचारपूर्ण रचना होता है, तर्क पर आधारित होता है, और इसे व्यक्त करना, गद्य में अपने भावों को व्यक्त करना बहुत ही सरल होता है। यह है गद्य की परिभाषा। काव्य इसका ठीक विपरीत होता है, आपको लिखना नहीं है इसके बारे में, केवल अभी सुन लीजिए। लय, ताल, छंद से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। ठीक, ये चीज गद्य की परिभाषा आप लिखेंगे, लेकिन काव्य नहीं। बस जिन बंधनों से गद्य मुक्त है उन्हीं से बंधी रचना को काव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका गद्य। अब ध्यान दीजिए, गद्य में अपने विचारों, अपने भावों को प्रकट करना, अगली लाइन से आप लिखिएगा कि गद्य में अपने भावों, अपने विचारों को प्रकट करना काव्य की अपेक्षा अधिक सरल होता है।
कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग बहुत सरलता से कर सकता है, क्योंकि यह छंद आदि के बंधनों से मुक्त होता है। ठीक है, इसमें हम अपने मन में उठने वाले विचारों को क्रमबद्ध रूप से सरलता में व्यक्त कर पाते हैं। गद्य तर्क और विचारों पर आधारित होता है, इसमें कोई कल्पनाशीलता नहीं होती है। ठीक है, फिर गद्य के प्रमुख विषय, एक छोटी सी हेडिंग है, आप लिख सकते हैं गद्य के प्रमुख विषय, और उसके बाद लिखिएगा उसमें हमारे दैनिक क्रियाकलाप, हमारे दैनिक क्रियाकलाप, जैसे आप किसी यात्रा का वर्णन करते हैं, किसी से भेंट हो उसके बारे में लिखते हैं, कोई प्रयोग कर रहे हो उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, फिर ज्ञान विज्ञान, ठीक है, कथा साहित्य, जो आपका नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध वगैरह वगैरह जो भी है कथा साहित्य, ये सारे विषय क्या है आपके, ये गद्य के विषय हैं। जबकि काव्य इसके ठीक विपरीत होता है। काव्य में कल्पना ज्यादा होती है, ठीक है, अतिशयोक्ति होती है, थोड़ा सा काम होता है बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, तो वो उसमें राग होते हैं, इसमें राग नहीं है। इसमें क्या है, तर्क प्रधान होता है, इसको आप कह सकते हैं गद्य तर्क प्रधान होता है। तर्क का मतलब इसको बहुत बारीकी से समझा जा सकता है। ठीक है, गद्य हमेशा तर्क प्रधान ही होते हैं। ध्यान दीजिए, ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही उपयोगिता और महत्व की दृष्टि से भी गद्य का निरंतर विकास होता जा रहा है। फिर इतिहास, भूगोल, राजनीति, धर्म, दर्शन और विज्ञान के साथ साथ नाटक, कथा, कहानी, निबंध आदि के प्रचुर साहित्य गद्य में लिखे जाने लगे हैं। इतने तक आप लिख लेंगे तो ये आपकी गद्य की अवधारणा पूरी हो जाएगी। फिर गद्य की अवधारणा के बाद हम लोग हिंदी शब्द का अर्थ लिखते हैं। हेडिंग है हिंदी शब्द का अर्थ, आपकी जो दूसरी हेडिंग है वो होगी, मतलब पहली हेडिंग थी आपकी गद्य की अवधारणा, दूसरी होगी हिंदी शब्द का अर्थ। ठीक है, इसको आप हेडिंग बना लीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जिस समय हिंदी नाम की कोई एक निश्चित भाषा नहीं थी, देखिए जो हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा वो हिंदी है अपने आप में। जैसे सिंधु से हिंदू शब्द का निर्माण हुआ, सिंधु सैंधो, फिर फारसी में हिंद, हिंदो, और हिंदू हो गया, हिंदू से हिंदुस्तान बन गया, हिंदुओं की जो जगह स्थान है वो हिंदुस्तान, आज उसको हिंदुस्तान कहने लगे हैं। ऐसे ही जो हमारी सिंध सभ्यता की भाषा थी वो सिंधी से हिंदी हो गई है, बदल करके सा को हा पढ़ते थे फारसी वाले, इसलिए ऐसा हुआ। और सबसे पहले जो यहाँ भारत में आए तुर्क, उनके पास अरबी फारसी भाषाएं ही हुआ करती थी, तो सीधे सा, हमारा जो सा है उनकी भाषा का वो हा है, या कह सकते हैं उनकी भाषा का जो हा है वो हमारी भाषा का सा है। इसीलिए उन्होंने हिंदी कहा, हमने सिंधी कहा। सिंधी से उन्होंने धा को हटाया, धा जुड़ा अपना घटाया बढ़ाया, इस तरह हिंदी हुई। तो हिंदी शुरुआत में कोई एक स्वतंत्र भाषा नहीं थी, जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं। उस समय सबसे ज़्यादा भारत में 8 तरीके की बोलियाँ थी। आप पहले जान लीजिए बोली क्या होती है। एक निश्चित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाए, जो वाणी चलती हो, प्रचलित हो, उसको बोली कहते हैं। फिर जब उस बोली में साहित्य लिखे जाने लगे तब उसको उपभाषा कहते हैं। जब वही बोली बहुत विस्तृत रूप में फैल जाए, बहुत ज़्यादा बोली जाने लगे, उसमें साहित्य बढ़ जाए, तब उसको भाषा का दर्जा दिया जाता है। वो फिर राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। जैसे आपकी ब्रज भाषा और अवधी भाषा है, ये पहले बोली थी, पहले एक निश्चित क्षेत्र में ही बोली जाती थी। आज भी अवधी बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाई है, क्योंकि यह आपके उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में ही बोली जा रही है। आपके बस्ती में है, कुछ फैजाबाद
फैजाबाद में है, कुछ गोंडा में है। धीरे धीरे आप पूरब को जाएंगे तो भोजपुरी मिश्रित हो जाएगी, पश्चिम को जाएंगे तो आपकी अलग भाषा बदल जाएगी, कुछ दक्षिणी भाषा हो जाती है। तो हिंदी जो आपकी है इसे 8 बोलियों से बनाया गया। उस समय में, प्राचीन समय में जब रामचरितमानस या सूरसागर नहीं लिखा गया था, तब अवधी भाषा जो थी एक बोली मात्र थी। आज ये भाषा हो गई, उपभाषा बनी, धीरे धीरे साहित्य लिखे गए, जयसी जी ने और तुलसीदास जी ने लिखा, आज ये और भी ज़्यादा कविताएं लिख दी गई, इसलिए भाषा हो गई। तो उस समय ये भी एक बोली थी। तो हिंदी जो आपकी है, हिंदी का व्यापक अर्थ कि हिंदी में कितनी भाषाएं हैं, उस समय 3 उपभाषाएं थी, 8 बोलियां थी। ठीक है, आज तो जो उस समय की बोलियां थी वो सभी लगभग उपभाषा या भाषा हो गई है, लेकिन उस समय केवल 3 उपभाषा और 8 बोलियां थी। सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा कि हिंदी का निर्माण 8 बोलियों और 3 उपभाषाओं के संयोग से हुआ है। 8 बोलियों के नाम लिख लीजिए। आठ बोलियां आपकी कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, ऐसे लिखते चलिए। ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी, ठीक है, हरियाणवी, बघेली, ठीक है, और क्या है, कन्नौजी तथा छत्तीसगढ़ी लिख सकते हैं आप। कन्नौजी तथा छत्तीसगढ़ी, उस काल में ये 8 बोलियां थी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ध्यान दीजिए। तो ये 8 बोलियां थी। इसके बाद 3 उपभाषाएं भी थी, उनके नाम भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ नीचे। तीन उपभाषाएं आपकी कौन कौन सी थी? राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ध्यान दीजिए, राजस्थान की भाषा राजस्थानी है। पहाड़ी भाषा जो आपकी है नेपाल की तरफ बोली जाने वाली भाषा, तिब्बत तक जो प्रचलित थी, नेपाल में सर्वाधिक थी, जो आपकी मैथिली भाषा के नाम से जानी जाती है। मिथिला वहीं नेपाल में ही पड़ता है, उधर के क्षेत्र की ये भाषा। और बिहारी भाषा जो आपकी भोजपुरी भाषा है। ये उपभाषाएं थी। इन भाषाओं में उस समय साहित्य लिखे जाने शुरू हो गए थे, इसीलिए इनको बोली से उपभाषा बना दिया गया। और ये 8 बोलियां थी, जिनमें से अब सोच लीजिए आपकी ये 11 तरह की भाषाएं एक ही में समेट दी गई। अब आप ये समझ लो कि जैसे आप कोई बर्तन लेते हो और उसमें कोई मिश्रण बनाना हो, तो एक बार कुछ और लाते, दूसरी ओर से कुछ और, तीसरी ओर से कुछ और ला करके सब आपस में मिला दिया। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमारे साहित्यकारों ने इस खड़ी बोली को नींव बनाया, आधार बनाया। मान लीजिए आप शरबत बनाने चल रहे हो तो एक गिलास लेते हैं, उसमें आप पानी डालते हैं, उसमें आप चीनी डालते हैं, उसमें आप नींबू मिलाते हैं, और जरूरतमंद कहे थोड़ा नमक भी मिला लिए। ऐसे ही क्या किए इन्होंने, वो जो आपका गिलास है वो है खड़ी बोली, और ये जो नींबू नमक मिर्चा पानी जो भी आपका है, ये सारी बाकी की 10 भाषाएं सबको इसी खड़ी बोली में मिलाया, इसको शुद्ध कर दिया। दिल्ली से मेरठ और बिजनौर तक के बीच में बोली जाने वाली जो खड़ी बोली नाम की एक बोली थी उस काल में, इसी को सारी भाषाओं का सम्मिश्रण बना करके प्रस्तुत किया गया। ये सीधे सीधे एक भाषा बन गई, जिसको आज हिंदी भाषा के रूप में जाना जाता है। लेकिन पूर्व काल में ये बहुत शुद्ध नहीं थी।
कोई लिखता था तो उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग ज़्यादा हो जाता था, कोई लिखता तो राजस्थानी का प्रयोग ज़्यादा हो जाता था, और कही जाती थी हिंदी खड़ी हो। इसलिए शुद्ध सबसे जब इसका समय आया तब उसको किया गया 19वीं सदी में आकर के भारतेंदु जी ने शुद्ध किया था। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोग लिख लेंगे हिंदी शब्द के अर्थ में कि हिंदी का निर्माण 8 बोलियों और 3 उपभाषाओं को मिला करके हुआ है। ये 8 बोलियां इस तरह से हैं और ये तीनों भाषाएं इस प्रकार से। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हिंदी गद्य के प्राचीन रूप। तीसरी जो आपकी सबसे बड़ी हेडिंग है हिंदी गद्य के प्राचीन रूप। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि पूर्व काल में जब हिंदी नाम की कोई विशेष भाषा नहीं थी तब गद्य का सबसे पहले आरंभ कहाँ हुआ। गद्य अब हिंदुस्तान की भाषा है तो हिंदी भाषा कही जाएगी, सिंधु सभ्यता में जो उत्पन्न हुई, लेकिन इसके जो पुराने रूप हैं मैंने आपको बताया कि ब्रज भाषा का साहित्य भी आया था और राजस्थानी भी आई, पहाड़ी भाषा जिसको मैथिली कहा गया है ये भी आई। तो इन्हीं तीनों के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम रूप हैं आप लिख सकते हैं कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम रूप राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा और मैथिली भाषा के साहित्यों में मिलता है। यानी हिंदी गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थानी भाषा में हुआ था। तो ये 3 रूप हैं इसके। पहला है आपका राजस्थानी भाषा, दूसरा होगा ब्रज भाषा, और तीसरा है मैथिली भाषा। तो 10वीं शताब्दी में जहां से हिंदी के प्रयोग आरंभ हुए, हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग आरंभ जो हुआ राजस्थानी गद्य के रूप में वो 10वीं शताब्दी में है। सन 900 से 1000 के बीच में, सन 900 से 1000 के बीच के समय में राजस्थानी गद्य आरंभ हुआ। इसके बाद ब्रजभाषा आपके संवत 1400 में आई थी, लगभग 1353 के आसपास में लाई गई। फिर इसके बाद आपकी मैथिली भाषा भी इसी में आती है। इन तीनों भाषाओं के कौन कौन से साहित्य हैं, कौन कौन से विद्वान थे, फिर इनसे हट करके आगे चलकर खड़ी बोली किस तरह से प्रकाश में आई, इन सब के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जहाँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी आप उससे संपर्क कर सकते हैं।